हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल से आज तक खोखले वायदे किए हैं। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा करें। उन्होंने कहा कि रोहतांग टनल के निर्माण में कांग्रेस का अहम योगदान है। यूपीए सरकार ने टनल का काम शुरू करवाया था, भाजपा सरकार ने केवल नामकरण किया है। हाथरस की घटना पर उन्होंने कहा कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन करने 1 दिवसीय दौरे पर हिमाचल आ रहे हैं। उनके हिमाचल दौरे को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल के साथ खोखले वायदे किए हैं। कांग्रेस ने हिमाचल के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल आ रहे हैं, उनका स्वागत है। कांग्रेस के प्रधानमंत्री से कुछ प्रश्न है कि विधानसभा चुनाव के समय जो वायदे किए उनका क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में सफर करेंगे। हवाई चप्पल तो दूर, हवाई जहाज ही बंद हो गए। प्रधानमंत्री ने बागवानों से कई वायदे किए थे कि बाहर से सेब के आयात शुल्क को बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जनता को झूठ बोलकर भ्रमित किया। औद्योगिक पैकेज और राष्ट्रीय राजमार्ग देने के सभी वायदे खोखले साबित हुए हैं। राठौर ने कहा कि जब यूपीए की सरकार थी तब हिमाचल की हर मदद दी गई। एनडीए की सरकार में हिमाचल की अनदेखी हो रही है। प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इसमें आर्थिक पैकेज में हिमाचल की हिस्सेदारी बताएं। कुलदीप राठौर ने कहा कि अटल टनल के निर्माण में बीजेपी का क्या योगदान है, बताया जाए। रोहतांग टनल का सपना इंदिरा गांधी ने देखा था। इसका शिलान्यास सोनिया गांधी ने 2010 में किया। प्रधानमंत्री को अपने संबोधन में कांग्रेस का आभार जताना चाहिए। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के समक्ष पैकेज की मांग करे। कुलदीप राठौर ने हाथरस में हुई घटना को शर्मसार करने वाली कहा। युवती के परिवार के लोगों को शमशान घाट में नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में तथाकथित धर्म के जो ठेकेदार हैं, उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल गया है, जिससे इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। योगी सरकार इनसे निपटने में असफल साबित हो रही है। ऐसे में वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। देखिए, अभी तक हमारा जो अनुभव रहा है कि प्रधानमंत्री लगभग 4 बार हिमाचल आए हैं, और खासकर जब लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव के समय आए थे, उन्होंने जो हिमाचल की जनता से वायदे किए, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो किसानों और बागवानों से वायदा किया था कि जो सेब विदेशों से यहाँ आयात होता है, हम आयात शुल्क बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। उल्टे बंदरगाह पोर्ट खोल दिए गए। उसी तरह से उन्होंने जो वायदा किया था, शिमला में जुब्बड़हट्टी में उन्होंने कहा था कि एक चप्पल वाला भी जो है हवाई सफ़र कर सके, लेकिन उस वायदे का क्या हुआ? थोड़े दिन जहाज चले और इतनी महंगी टिकट थी कि आम जन तो सोच ही नहीं सकते थे कि वो हवाई जहाज में बैठ सकते। उसी तरह से उन्होंने प्रदेश के लिए पैकेज देने की बात की थी, वो पैकेज भी हमको मिला नहीं। और आज हिमाचल की स्थिति बहुत बदतर है। एक तो कोरोना की वजह से हमारा जो टूरिज्म है वो तहस नहस होकर रह गया है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हमारे जो छोटे दुकानदार हैं या नौजवान हैं, सब परेशान हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने 20 लाख करोड़ का पैकेज इस देश को दिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें हिमाचल प्रदेश का कितना हिस्सा। हरीश शर्मा ने वीरवार को नगर परिषद रामपुर बुशहर के कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार संभाल लिया है। लंबे समय से खाली चल रहे इस पद के भरने से रामपुर बुशहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। हरीश शर्मा ने गुरुवार को नगर परिषद रामपुर बुशहर के कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार संभाल लिया है। लंबे समय से खाली चल रहे इस पद के भरने से रामपुर बुशहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। हरीश शर्मा इससे पूर्व नगर परिषद रोहडू में बतौर ईओ सेवारत थे। उन्होंने करीब 30 वर्ष पूर्व नगर परिषद रामपुर में ही बतौर क्लर्क अपनी सेवाएं शुरू की थी, जिसके बाद जूनियर असिस्टेंट, फिर वरिष्ठ सहायक और कुछ महीने पूर्व कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदोन्नत हुए थे। ग्राम पंचायत डंसा के पनोली गांव निवासी हरीश शर्मा इसी कार्यालय में बतौर कार्यकारी अधिकारी ज्वाइन करने के बाद बेहद उत्साहित है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता रामपुर बुशहर में समुचित पार्किंग व्यवस्था करनी रहेगी।
जिसके लिए वे लगातार प्रयासरत रहेंगे। साथ ही शहर में ठप पड़े विकास कार्यों को आगे बढ़ाकर जनहित में कार्य करेंगे। उधर नगर परिषद अध्यक्ष सुमन घागटा ने कहा कि ईओ के पद रिक्त रहने से कई विकास कार्य आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। उन्हें उम्मीद है कि अब उन कार्यों को तेज गति से बढ़ाया जा सकेगा। एप्पल न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से मुस्कान गौतम की रिपोर्ट। सर, आपने बतौर ईओ इस कार्यालय में ज्वाइन किया है, तो आपकी पहले प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मेरी पहली प्राथमिकता शहर में सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, कोविड-19 से सबको बचाव के लिए जो भी सरकार द्वारा जो भी कोई सफाई का है, कोई सैनिटेशन का है, डोर टू डोर सैनिटेशन पूर्ण प्रयास रहेगा। आपने इसी कार्यालय से अपनी सेवाएं शुरू की थी और इस कार्यालय में ही आज आप बड़े पद पर पहुंचे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं इस उच्च पद पर अपने 33 साल के बाद जो है उसी जिस में मैं नियुक्त हुआ था उसी में जो है आज अधिकारी के रूप में जो है कार्य कर रहा हूँ। आपका अपना शहर है रामपुर बुशहर, तो इसके विकास के लिए, इसके सुधार के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? सुधार के लिए जो भी प्रस्ताव आएंगे हमेशा पॉजिटिव कार्य करेंगे। बाकी सरकार से या एमसी के जो भी जिस हिसाब से धनराशि होगी उसके हिसाब से ही कार्य किए जाएंगे। विकास कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है, धन के बगैर कोई विकास नहीं होता है। इसलिए जैसे जैसे भी धनराशि आए उपलब्ध होती रहेगी, हम जो है विकास कार्य के लिए जो है समुचित प्रयास करेंगे। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट इस शहर के लिए जो आप पूरा करना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमारा यही था कि रामपुर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। अब पार्किंग लगभग हमारी पूर्ण हो चुकी है। इसको जो है हम जल्द से जल्द पुनः आवंटित करेंगे। इसकी अलॉटमेंट में कुछ असुविधा हो गई थी, जिसको हमने अलॉट किया था वो जो है उसको रन करने में जो है असमर्थ है, इसलिए री अलॉटमेंट की जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद आपका कीमती समय हमें देने के लिए। एक बार फिर से आपको बधाइयाँ। धन्यवाद मैम। लंबे समय बाद रामपुर नगर परिषद को स्थायी ईओ मिले हैं, तो विकास को कैसे गति मिलेगी? नए ईओ सर के आने से कौन कौन से कार्य जल्द पूरे होंगे? ईओ साहब के आने से हमारे बहुत से जो रुके काम हैं, बहुत जो जन कल्याण के कई काम हैं जो रुके पड़े थे, जैसे अभी स्ट्रीट लाइट्स का है और कुछ हमारे सीवरेज का भी है, और अभी हमारा क्या कहते हैं पार्किंग का जो हमारा है, फिर से इसको हमने अलॉट करना है। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे रुके पड़े थे, तो इन्हें फिर से हमारे अच्छे से चलेंगे आगे। तो जन कल्याण के सभी जितने कार्य हैं वो आराम से अच्छे से हो पाएंगे, हमें उम्मीद है और हम करेंगे भी। थैंक यू। हिमाचल महिला कांग्रेस ने गुरुवार को हाथरस की घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। उन्होंने अपराधियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए इस घटना को देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बताया। महिला कांग्रेस ने हाथरस में राहुल गांधी व प्रियंका गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार की भी कड़ी निंदा की है। हिमाचल महिला कांग्रेस ने वीरवार को हाथरस की घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। उन्होंने अपराधियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए इस घटना को देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बताया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जानब चंदेल के नेतृत्व में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की गई। चंदेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं वे बहुत ही चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती आई है, उसी सरकार के शासन में एक बेटी के साथ ऐसी हैवानियत ने देश को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित बेटी का आधी रात में अंतिम संस्कार किया जाना भी निंदनीय ही नहीं बल्कि हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ भी है। सूर्यास्त के बाद आधी रात को बगैर परिवार की सहमति से उनकी बेटी को अग्नि के सपुर्द करना योगी आदित्यनाथ सरकार का हिंदू मुखौटा भी सामने आ गया है।
उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सत्ता पर बैठने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें अपना पद से इस्तीफा देना चाहिए। महिला कांग्रेस ने हाथरस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार की भी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है। देश में लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चल रहा है, जहां कानून नहीं तानाशाही चल रही है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जो सरकार बेटियों को सुरक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इतने सारे चौकीदार फिर भी हमें इतने सारे चौकीदार फिर भी हमें भाजपा सरकार हाय 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 भाजपा सरकार हाय 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 हुई है। हाथरस की बेटी के साथ जिस तरह से बलात्कार किया गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, गर्दन की उसकी हड्डी तोड़ी गई और उसकी जबान तक काट दी, इतनी दरिंदगी की गई। लेकिन ये जो सत्ता में बैठी सरकार है, इनके कान पर जूं नहीं लग गई है और उस बेटी का अंतिम संस्कार आधी रात को कर दिया। और उस बेटी की जो माँ थी वो बिलखती रही, रोती रही और उसने आग्रह किया और उसने गुहार लगाई सरकार से कि कम से कम मैं अपनी बेटी को एक सम्मानजनक अंतिम विदाई तो दे दूं। लेकिन ये निर्दयी सरकार है, इन्होंने सत्ता के बल पर उस परिवार को जिस तरह से व्यवहार किया गया, उन्होंने लाइव आकर उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको भगाया गया, मारा गया। क्या उनका हक नहीं है? जिनकी बेटी, जिसकी निर्मम इस तरह से हत्या हुई है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, क्या उस परिवार का इतना भी हक नहीं है कि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके? मेरा यही कहना है कि ये जो जंगल राज पूरे देश में चल रहा है, जिस तरह से हर मिनट पर बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। अभी हाथरस की घटना हुई, एक और घटना वहां पर एक दिन के बाद होगी। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? इस राज में बहुत जोर शोर से ये कहते थे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इसी तरह बेटियां बचेंगी, बेटियां पढ़ेंगी। हम मांग करते हैं, ये इस सरकार ने तो हाथरस की घटना को मानने से ही इनकार कर दिया था। कितने शर्म की बात है कि बलात्कार की कोई घटना ही नहीं हुई, लेकिन बाद में उनको इस बात को मानना पड़ा। 14-15 दिन तक वो लड़की अपनी जिंदगी और मौत के बीच में वो लड़ाई लड़ती रही और अंत में वो बेचारी अपनी जिंदगी की जंग हार गई। जो मानव अधिकार का हनन, ये इतनी निर्दयी सरकार है कि इनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार है उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुई बर्बरता पर दुख प्रकट करते हुए कांग्रेस ने शिमला रिज मैदान पर कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज के चलते कोई भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार और घिनौनी बलात्कार जैसी घटनाओं ने देश को आज फिर झकझोर कर रख दिया है। कांग्रेस ने हाथरस की इस घटना में शामिल दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह व्यक्त किया है और आरोप लगाया है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते देश में अपराधियों के हौसले बेखौफ और बुलंद हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई एक दलित युवती के साथ बलात्कार की घटना को लेकर पूरे देश में रोष की लहर है। शिमला में जिला कांग्रेस कमेटी ने घटना के विरोध में सीटीओ चौक से रिज महात्मा गांधी की प्रतिमा तक कैंडल मार्च किया और युवती के लिए न्याय की मांग की। युवती के साथ हुई घटना के लिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। शिमला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दलित समाज की एक युवती के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। घटना के बाद युवती का रात के अंधेरे में पुलिस के पहरे में दाह संस्कार किया गया, जबकि उसके परिजनों को न तो युवती से मिलने दिया और न ही उसके परिवार को शव सौंपा गया। परिवार की अनुमति के बिना ही पुलिस ने सबूतों को मिटाने के लिए युवती का रात में ही दाह संस्कार किया गया। कांग्रेस पार्टी ने मामले को लेकर जांच की मांग की है और दोषी अधिकारियों को भी बर्खास्त करने की मांग की है। घटना को लेकर पूरे देश के लोगों में भारी रोष है। मालूम ही है, आज से कुछ दिन पूर्व एक दलित
लड़की के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। कुछ समय वो अलीगढ़ के हॉस्पिटल में एडमिट रही। जब उसकी हालत खराब हुई तो उसे दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल भेजा गया। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दलित समाज के साथ ऐसे समय में इतना शोषण हो रहा है और जो सरकार है यूपी की उस मामले को पूरे दबाने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद देखिए आप, जब सफदरजंग के वहां से लड़की की डेथ हो जाती है और उसे चुपचाप पुलिस द्वारा उसके माँ बाप को भी नहीं मिलने दिया जाता, ना डेड बॉडी ले जाने की इजाजत दी जाती है, और चुपचाप से रात को जाके हाथरस में सुबह 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और उसके माँ बाप बोलते हैं कि जी हम चाहते हैं कि सुबह अंतिम संस्कार हो। जो उसके परिजन हैं वो बोलते हैं इसका सुबह अंतिम संस्कार हो। वो डिमांड करते हैं कि हम अपनी जो लड़की की डेड बॉडी है वो घर तो कम से कम लेके आएं। पुलिस द्वारा ये भी नहीं इजाजत दी जाती और उसका संस्कार जो है रात को 2:30 बजे उसके परिवारजनों की उपस्थित नहीं थे, उनकी उपस्थिति के बिना ही उसका जो है संस्कार किया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार क्या छुपाना चाहती है? जो इस तरह की वारदातें हो रही हैं उसको पूरा छुपाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। इसी चीज को लेकर आज जो हमने कैंडल मार्च का प्रोसेशन पीसफुल निकाल रहे हैं, जो हम महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के पास जाके इसे खत्म करेंगे। डिमांड हमारी ये है कि इसमें जो भी दोषी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र है, चाहे लीडर्स हैं, जो भी इसके पीछे दोषी हैं, उनके पास जो है उनके खिलाफ जो है अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। हाथरस बलात्कार की घटना को लेकर शिमला में विभिन्न संगठनों ने धरना प्रदर्शन किए। संगठनों ने दोषियों के साथ ही पुलिस के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि सरकार संविधान के अनुसार नहीं बल्कि मनुस्मृति के आधार पर शासन कर रही। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई एक दलित युवती के साथ बलात्कार की घटना को लेकर पूरे देश में लोग सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। शिमला में आज विभिन्न संगठनों ने सीटीओ चौक पर धरना प्रदर्शन किया और युवती के लिए न्याय की मांग की। युवती के साथ हुई घटना के लिए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और पुलिस को भी कटघरे में खड़ा किया है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की अध्यक्ष फालमा चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रेप की घटना से आज पूरा देश शर्मसार है। पुलिस पहले छेड़छाड़ की घटना दर्ज करती है और लड़की की मृत्यु के बाद परिवार की गैर मौजूदगी में आधी रात को दाह संस्कार कर देती है। इससे पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है कि वे किसे बचाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सीपीआईएम विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि जब से यूपी में योगी सरकार आई है तब से अपराध, रेप और दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। उनके विधायक भी रेप के आरोपों में जेल में हैं। सिंघा ने कहा कि सरकार संविधान के अनुसार नहीं बल्कि मनुस्मृति के आधार पर शासन कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की अपराधियों पर कार्रवाई की मंशा नहीं है। युवती जब एफआईआर करवाने जाती है, आरोपी का नाम बताती है, तब भी छेड़खानी का केस दर्ज किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार न्याय दिलाने के लिए कितनी प्रयासरत है। ये सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। डरता किससे खुलकर बोल, अरे मैं भी बोलूं तू भी बोल। देखिए, आज हम सब लोग विभिन्न जो जन संगठन है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप सब लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से पिछले कल उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो घटना घटी है वो मतलब हमारे हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की कई घटनाएं घटी हुई है। आप लोग देखेंगे उस युवती के साथ किस तरीके की वहां पर दरिंदगी पेश आई है। आप लोग देखेंगे वहां के पुलिस कर्मियों ने उसका केस रजिस्टर करने में 4 या 5 दिन की लेट की हुई है। हम लोग आज इसके धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये भी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि वहां के जो पुलिस अधिकारी है उनके खिलाफ भी मतलब वहां की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और वहां की सरकार जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, कल वहां पर दूसरा रेप हुआ है और वो लड़की को उसको भी जिंदा जला
चलाया उसकी भी डेथ हो गई है कल रात को, और आज एक वहां बलरामपुर शहर में और एक घटना घटित हुई है, बुलंदशहर में एक घटना घटित हुई है जहां पर आज धारा 144 लगाई गई है। हम लोग केंद्र की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये यूपी की ये जो योगी सरकार महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से वहां पर गुंडा राज चल रहा है, महिलाओं के खिलाफ वहां पर हिंसा लगातार बढ़ रही है, उसका जो आंकड़ा है पूरे देश में सबसे ज्यादा यूपी में है। उसी तरीके से हम लोग हिमाचल प्रदेश में देखेंगे कि अभी तक जो गुड़िया का जो मामला है वो नहीं सुलझा हुआ है, बिल्कुल एकदम उससे मिलता जुलता ये केस है। और हिमाचल प्रदेश में भी ये महिलाओं के साथ जो बढ़ते हुए अपराध है और हिंसा जो महिलाओं के साथ है और महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ जो बलात्कार है, रेप की जो घटनाएं हैं आए दिन घटती जा रही है, घट रही है। और आप लोग आज भी देखेंगे, आज भी जिस तरीके से आप हमीरपुर की घटना को देखेंगे कि हमीरपुर में एक बच्ची को वहां पर गांव के एक युवक ने उसका शव जो है दफना दिया। इस तरीके की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में भी डेली घट रही है। तो हम लोग विभिन्न जन संगठनों के माध्यम से आज ये मांग कर रहे हैं कि इस तरीके की ये जो मनुवादी जो सरकार है, जो ये कहती है कि महिलाओं के लिए चुनाव से पहले तो बहुत बड़ा वायदा किया देश की सरकार ने कि हम महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा देंगे, लेकिन आज वो सुरक्षा कहीं नजर नहीं आ रही है। किसी भी प्रदेश में हमारे देश में वो सुरक्षा नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए हम लोग आज इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से ये कह रहे हैं यूपी की सरकार को या केंद्र की सरकार को कि आप जो ये यूपी में जो महिला को के साथ हुआ है उसके परिवार को उचित मुआवजा दीजिए। पहला प्रश्न है क्यों हो रहे, और यूपी का तो सिलसिला ये है जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक यूपी के अंदर जब से योगी की सरकार आई, आपके दलितों पर जो उत्पीड़न है 6% बढ़ा, रेप है, मर्डर है, मार पिटाई है, इस प्रकार का 6% की ग्रोथ है। इसका कारण क्या है? सिंपल है कि सरकार की राजनीतिक मंशा नहीं है। जो अपराधी है उस अपराधी को सजा दिलाने के लिए या अपराध को रोकने के लिए आपके 2 एमएलए आज जेल में हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि एक अलग से चेहरा है और एक अलग से रास्ता है, आपके सिंगर साहब जेल में हैं, आपके चिमयानंद क्या कहते हैं उनके खिलाफ वो मुकदमा हुआ है। तो जब इतने बड़े लोग इस तरीके की हरकत करेंगे और राज का तंत्र प्रोटेक्शन नहीं देगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप पूरी जो ये घड़ी है इसको पीछे ले जाना चाहते हैं। आप 16वीं शताब्दी के अंदर ये जो मनु के नियम थे, सिद्धांत थे, उसको आप लागू करना चाहते हैं। जहां पर 2 को कोई अस्तित्व नहीं है, उनको जानवर का दर्जा दिया जाता है, एक महिला और दूसरा जो आपका दलित है, गरीब है, उसको वहां रखा जा सकता है। तो प्रश्न वो है कि सरकार क्या करना चाहती है? सरकार संविधान के तहत राज नहीं करना चाहती है। सरकार अगर राज करना चाहती है तो मनु की स्मृति के आधार पर, मनु के सिद्धांत के आधार पर ये देश को चलाना चाहती है। तो क्या है? लोकतंत्र खतरे में है, व्यवस्था खतरे में है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ ये छोटी नहीं है कि हाथरस के अंदर ये इंसिडेंट हो गया, बेचारी ने तो बयान उसी समय दे दिया, लेकिन रिकॉर्ड क्या किया गया पुलिस में? महज छेड़छानी का केस रिकॉर्ड हुआ। उसने कहा कि संदीप है जिसने किया, संदीप को तो आपने गिरफ्तार नहीं किया। 22 को मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया गया, उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बताएं आप करना क्या चाहते हैं? तो ये बहुत बड़ा संघर्ष है इस देश में न्याय के लिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गैस एजेंसी आनी ने सभी उपभोक्ताओं से अपना मोबाइल नंबर 1 महीने के भीतर अपडेट करवाने का आह्वान किया है, ताकि मोबाइल अपडेट न होने के कारण किसी भी उपभोक्ता को रसोई गैस की सुविधा से वंचित न रहना पड़े। आनी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित मिश्रा गैस एजेंसी आनी में पंजीकृत सभी रसोई गैस उपभोक्ताओं को 1 सप्ताह के भीतर मोबाइल नंबर अपडेट करने को कहा गया है। गैस एजेंसी के इंचार्ज ऋषि शर्मा ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करवाए हैं, वे 1 महीने के भीतर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा दें, वरना ऐसे उपभोक्ताओं को गैस सुविधा से वंचित रहना पड़ सकता है। गैस एजेंसी प्रभारी आनी ऋषि शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं का पूरा डाटा ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसके चलते मोबाइल नंबर अपडेट करवाना जरूरी है।
जिसका फायदा ये होगा कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के भरने पर सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी खाते में आने पर मैसेज उनके मोबाइल पर आएगा, जबकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्रबंधन के पास भी सभी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर अपडेट रहेंगे और वे उपभोक्ताओं से सीधा संवाद कर समस्याओं से भी रूबरू हो सकेंगे। ऋषि शर्मा ने बताया कि उनके पास आनी में 20,000 से भी ज्यादा उपभोक्ता पंजीकृत हैं, जिनमें से करीब 14,000 उपभोक्ताओं ने अपने नंबर अपडेट करवा लिए हैं। एप्पल न्यूज के लिए आनी से हितेश भारती की रिपोर्ट। मिश्रा गैस एजेंसी आनी में जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किए हैं, वे एक सप्ताह के भीतर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं, अन्यथा ऐसे उपभोक्ताओं को गैस सुविधा से वंचित रहना पड़ सकता है। अभी तक कई उपभोक्ता के गैस एजेंसी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, जिस कारण उन्हें परेशानी पेश आ रही है। उन्होंने ऐसे उपभोक्ताओं को अपने मोबाइल नंबर एक सप्ताह में अपडेट करने की अपील करते हैं।